हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपने जो है वो एक छोटे से टॉपिक को लेके आए हैं। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, हार्मोन की क्रियाविधि यानी कि हार्मोनल एक्शन। अगर आप सब जो है वो इस वीडियो को, अगर आपको समझ आ जाए, सारी चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज अपने एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, उसके बाद में अगर इसी तरह से आपका सहयोग बना रहा तो आगे भी अपने छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर सारा जो है वो सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा नीट का सिलेबस हो या सेकंड ग्रेड का सिलेबस हो, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हर जगह दिया हुआ है। और जब अपने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी मैकेनिज्म को पढ़ना भी जरूरी होता है। आज अपने हॉर्मोन्स के मैकेनिज्म को यानी कि उनके काम करने के तरीके को समझेंगे कि कैसे कोई हार्मोन अपना इफेक्ट डालता है किसी सेल के अंदर और कैसे रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। तो हॉर्मोन्स के मैकेनिज्म को समझने से पहले आज अपने शुरू करते हैं हॉर्मोन्स के क्लासिफिकेशन को। हॉर्मोन्स का क्लासिफिकेशन दो बेस पे होता है कि वो लिपिड में सोल्यूबल है या लिपिड में सोल्यूबल नहीं है। लिपिड सोल्यूबल जो है वो अलग कैटेगरी बनाते हैं, लिपिड इनसोल्यूबल अलग कैटेगरी। तो सबसे पहले अपने करते हैं हॉर्मोन्स का क्लासिफिकेशन। हॉर्मोन्स जो है वो दो कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, लिपिड सोल्यूबल और दूसरा हमारे पास में हो जाएगा लिपिड इनसोल्यूबल। जो लिपिड इनसोल्यूबल है यानी कि जो वसा अविलेय है, इसको हिंदी में बोलते हैं वसा अविलेय। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, मेरी कोशिश यही होगी कि आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के जाऊं। लिपिड इनसोल्यूबल या आप इसको बोल सकते हो वाटर सोल्यूबल। ठीक है। लिपिड इनसोल्यूबल यानी कि जो वसा में विलय है, इनको क्या बोला जाता है? वसा विलय। लिपिड इनसोल्यूबल की कैटेगरी में कुछ हार्मोन्स आते हैं जिनका नाम है सबसे पहले थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। ठीक है। इसके बाद में जो स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं, स्टीरॉइड जैसे कि सेक्स हार्मोन, लिंग जो हार्मोन है ह्यूमन के अंदर, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे सेक्स हार्मोन्स हैं। ये भी कौन सी कैटेगरी में है? लिपिड सोल्यूबल की। इसके अलावा जो कोर्टिसोल्स हैं, कोर्टिसोल्स कहां से निकलते हैं? एड्रिनल के पार्ट से। ये सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? लिपिड सोल्यूबल की यानी कि वसा विलय की। फिर वसा अविलय यानी कि लिपिड इनसोल्यूबल की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे प्रोटीन हार्मोन। कौन से हार्मोन बच्चों? प्रोटीन हार्मोन, यानी जो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में क्या है? इंसुलिन। फिर इसके अलावा हमारे पास में आता है एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। इसके अलावा जो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन है, वो सारे भी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? लिपिड इनसोल्यूबल की कैटेगरी में। तो हार्मोन्स की दो कैटेगरी बना दी, लिपिड सोल्यूबल और लिपिड इनसोल्यूबल। अब अगर इनके मैकेनिज्म की बात करें कि ये कोशिका में कैसे काम करते हैं, सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो भागों से मिलकर बनती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से। किससे बच्चों? लिपिड प्लस प्रोटीन। अब क्योंकि ये लिपिड से बनी है तो लिपिड को अपने अंदर से क्रॉस होने देगी, और लिपिड की बनी है तो लिपिड इनसोल्यूबल को अंदर नहीं आने देगी। अब लिपिड सोल्यूबल तो आसानी से इसको क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएगा, लेकिन लिपिड सोल्यूबल नहीं आ पाएगा। इसी वजह से दोनों की मैकेनिज्म क्या है? अलग अलग। सबसे पहले अपने बात करते हैं लिपिड सोल्यूबल की, कि लिपिड सोल्यूबल कैसे काम करता है। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, इसके एक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये क्या है हमारे पास में? सेल मेम्ब्रेन है। मैंने सेल का थोड़ा सा ही पार्ट बनाया है, सिर्फ कौन सा पार्ट? सेल मेम्ब्रेन वाला। ये सेल मेम्ब्रेन है।
सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनती है किससे? लिपोप्रोटीन से। इसमें लिपिड की होती है बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब दोहरी परत, दो परत होती है लिपिड की। और इसके बीच में क्या लगे होते हैं? प्रोटीन। मैंने सिर्फ यहाँ पे लिपिड की लेयर बनाई है। ये किसकी लेयर है? लिपिड लेयर। ठीक है, ये अंदर की तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ये वाला पार्ट मैंने बना दिया कौन सा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही क्या होगा? हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि हमारा डीएनए। अब देखो होगा क्या कि हमारा जो हार्मोन है वो कहाँ बैठा है? बाहर। ये लो हार्मोन बना दिया। इस हार्मोन को अंदर आना है, क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल है इसीलिए वो आसानी से कहाँ आ जाएगा? अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ गया। जैसे ही अंदर आया तो साइटोप्लाज्म के अंदर इसके लिए बैठे थे रिसेप्टर। क्या बैठे थे बच्चों? रिसेप्टर। ये क्या है? रिसेप्टर्स है। ये रिसेप्टर किससे जुड़ते हैं? हार्मोन से। किससे जुड़ेंगे? हार्मोन से। ठीक है, तो जैसे ही ये हार्मोन से जुड़ेंगे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। देखो हुआ क्या कि हार्मोन बाहर बैठा था, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ गया। अंदर उसके लिए क्या थे? रिसेप्टर। क्योंकि ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर है, इसी वजह से इनको बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स मैं यहाँ बना रही हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे नाम से ही है, रेणु भादु के नाम से। रेणु भादु 05 के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकती हो। वहां पे नीट के और सेकंड ग्रेड के नोट्स जो है वो मैं लगातार शेयर करती रहती हूँ, तो आप वहां से उनको भी ले सकते हो। अब देखो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मूव करेगा न्यूक्लियस के अंदर। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में। हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स कहाँ आ गया? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में आके ये इफेक्ट डालेगा किस पे? डीएनए पे। देखो जो हमारा डीएनए है वो क्या करता है? आरएनए बनाता है। डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का। और आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का। यानी कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। अगर आप इस प्रोटीन में ही चेंज करना चाहते हो तो ये जो हार्मोन है वो किस पे इफेक्ट डालेगा? अपना डीएनए पे। यानी कि डीएनए पे इसमें क्या कर दिया? हार्मोन ने इफेक्ट डाला। ये खुद न्यूक्लियस में आया हार्मोन रिसेप्टर के साथ में, यहाँ आके ये क्या करेगा? हार्मोन इफेक्ट डालेगा किस पे? डीएनए पे। जैसे ही डीएनए पे इफेक्ट डालेगा, डीएनए से बनने वाला आरएनए क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज। और फिर आरएनए से बनने वाला प्रोटीन भी क्या हो जाएगा? चेंज। इन द लास्ट क्या होगा? यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगा चेंज। प्रोटीन फॉर्मेशन गेट चेंज्ड। यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन ही चेंज हो चुका है। पहले जैसा प्रोटीन बनना चाहिए था अब उससे अलग बनेगा। और जैसे ही प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगा देन रिस्पॉन्स आना क्या हो जाएगा? स्टार्ट। इट विल लीड टू रिस्पॉन्स। देखो हुआ क्या? हार्मोन बैठा था बाहर, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ आया? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। साइटोप्लाज्म में जैसे ही आया, यहाँ पर रिसेप्टर यानी कि ग्राही अणु बैठे थे, वो हार्मोन से जुड़े और क्या बना लिया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स किसमें गया? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में था डीएनए। डीएनए लगातार आरएनए बना रहा था, आरएनए लगातार प्रोटीन। लेकिन अब डीएनए के अंदर हार्मोन ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, जिससे प्रोटीन जो बन रहा था उसमें भी क्या हो गया? चेंज। और जैसे ही चेंज आया रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। ये तो मैकेनिज्म थी किसकी? लिपिड सोल्यूबल की। अब बात करते हैं लिपिड इनसोल्यूबल की, कि वो कैसे काम करता है। दूसरा है लिपिड इनसोल्यूबल। लिपिड इनसोल्यूबल आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर लेयर है किसकी बच्चों? फैट की। लिपिड की लेयर है, वसा की परत है।
ये लो वसा की परत बना दी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है उसमें वसा की परत है। अब बाहर बैठा है कौन, हमारा हार्मोन। क्योंकि ये वसा की परत है तो वो अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो हार्मोन को अंदर बिना आए भी अपना काम करवाने में हेल्प करती है। जैसे क्लासरूम में वो बच्चे नहीं होते कि क्लास में अगर टीचर नहीं आने दे रहा तो वो इशारा करते हैं क्लास के अंदर बैठे हुए बच्चे को कि तू उस सामने वाले को इशारा कर दे कि मेरे को ये काम है, बाहर आ जाए। ऐसा होता है ना कि बाहर खड़ा खड़ा बच्चा इशारा कर रहा है कि आजा आजा बाहर आजा, फिर वो दूसरे को इशारा करता है कि जाओ जो भी बाहर जाओ तेरे को बुला रहे हैं, तो उसने बिना अंदर आए भी अपना काम कर दिया। यहाँ पे हार्मोन भी क्या करता है, बिना सेल के अंदर आए अपना काम कर देता है। कैसे करता है कि इसके लिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर। कहाँ पे बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही रिसेप्टर लगे हैं। क्योंकि ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे हैं इसीलिए इनको बोला जाता है मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। कैसे बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि इसके रिसेप्टर कहाँ है, मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये यहाँ पे आके हार्मोन इससे क्या हो जाएगा, अटैच। ये लो हार्मोन आ गया और हार्मोन आके क्या हो गया, अटैच हो गया। जैसे ही हार्मोन यहाँ पे इससे अटैच होगा, अब ये अंदर की तरफ क्या करवाएगा, कुछ चेंज। सेल मेम्ब्रेन के साथ में यहाँ पे कुछ प्रोटीन लगे होते हैं जिनको बोलते हैं जी प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों, जी प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के साथ में क्या है, जी प्रोटीन। अंदर की तरफ है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो जी प्रोटीन है ये पहले काम नहीं कर रहे थे, इनएक्टिव थे। कैसे थे बच्चों, इनएक्टिव। लेकिन अब ये जी प्रोटीन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे ही क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे ही ये जी प्रोटीन हुए एक्टिव, ये जी प्रोटीन जाएंगे और एक एंजाइम को एक्टिव कर देंगे और एंजाइम का नाम है हमारे पास में एंजाइम का नाम क्या है, एडिनोसिन साइक्लेस, या इसको एसिटाइल साइक्लेस भी आप बोल सकते हो। ये उसको जाकर क्या करेगा, चेंज करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, एडिनाइल सिंथेटेज है, या साइक्लेस लिख दो, एडिनाइल साइक्लेस। उसको क्या कर देगा, एक्टिव। ये जो एडिनाइल सिंथेटेज है ना, ये काम करता है एटीपी पे। किस पे काम करता है बच्चों, एटीपी के ऊपर। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इस एटीपी को तोड़ेगा और इससे क्या बनाएगा, CAMP। CAMP का मतलब क्या है, साइक्लिक AMP। देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कितने फॉस्फेट हैं, 3। एक बार तोड़ोगे तो एक फॉस्फेट निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ADP। और ADP को फिर से तोड़ दोगे तो 2 फॉस्फेट निकलने की वजह से ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMP में। लेकिन कैसी साइकिल, पहले वो चेन की लंबी श्रृंखला की स्ट्रक्चर बना रहा था, लेकिन अब चक्कर की यानी कि साइकिल के स्ट्रक्चर बनाएगा। इसने क्या बना दिया, साइक्लिक AMP बना दिया। ये साइक्लिक AMP जाएगा कहां पे, प्रोटीन के ऊपर। ये साइटोप्लाज्म में जाएगा और कुछ प्रोटीन जो एंजाइम्स है, उन प्रोटीन एंजाइम्स को क्या कर देगा, एक्टिव। उन एंजाइम्स को एक्टिव करने से क्या होगा कि इधर देखो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बना दिया। इस न्यूक्लियस में क्या था, DNA। ये जो DNA है, ये DNA क्या कर रहा था, RNA बना रहा था। और RNA से क्या बन रहे थे बच्चों, प्रोटीन। DNA से RNA और RNA से क्या बन रहा था, प्रोटीन। अब होगा क्या कि हमारे पास में ये जो प्रोटीन एंजाइम्स है ये जाकर काम करेंगे किस पे, प्रोटीन के ऊपर। कि जो प्रोटीन पहले बन रहा था, जैसे ये नॉर्मल बना, ये प्रोटीन बन गया, इस प्रोटीन के अंदर ये क्या कर देंगे, चेंज। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। DNA से RNA बना, RNA से प्रोटीन बने। ये प्रोटीन एंजाइम जो एक्टिव हो चुके हैं ये आएंगे, प्रोटीन पे इफेक्ट डालेंगे और उसमें क्या कर देंगे, चेंज। और जैसे ही चेंज होगा देन बायो रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। बायो रिस्पॉन्स का मतलब जो हार्मोन ने रिस्पॉन्स जनरेट करवाना था वो आना स्टार्ट हो गया। देखो एक बार फिर से कि हुआ क्या है, यहाँ पे अपने बात करें, सबसे पहले हार्मोन बैठा था बाहर,
इसकी मेम्ब्रेन के अंदर इसके लिए क्या थे, रिसेप्टर, जिनको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। यहाँ पे बन गया कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स खुद अंदर नहीं आया, इसने यहाँ पे जुड़े हुए जी प्रोटीन को क्या कर दिया, एक्टिव। जी प्रोटीन पहले इनएक्टिव था, अब क्या हो चुका है, एक्टिव। ये जाकर किसको एक्टिव करेगा, एडिनाइल साइक्लेस को। एडिनाइल साइक्लेस एटीपी को तोड़ेगा और क्या बनाएगा, CAMP, यानी कि साइक्लिक AMP। जैसे ही साइक्लिक AMP बनेगा, ये प्रोटीन एंजाइम्स को क्या कर देगा, एक्टिव। और ये प्रोटीन एंजाइम किस पे इफेक्ट डालेंगे, प्रोटीन पे, और उसमें क्या कर देंगे, चेंज, जिससे क्या आएगा, रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखो, ना तो कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म में आया है और ना ही कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में गया है, लेकिन पिछला अगर देखें तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ गया था, न्यूक्लियस के अंदर। तो अब अपने एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं डिफरेंस का, कि दोनों के मैकेनिज्म के अंदर डिफरेंस क्या है। एक तरफ है लिपिड सोल्यूबल और दूसरी तरफ अपने बना देते हैं लिपिड इनसोल्यूबल। अगर लिपिड सोल्यूबल की बात करें तो सबसे पहले जो रिसेप्टर है वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसके रिसेप्टर कहाँ है, मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसे है, मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, इसके बाद में देखें तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। कॉम्प्लेक्स भी कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। अच्छा, साइटोप्लाज्म में है, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन में। ये जो है वो पूरा का पूरा कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में। पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जाके इफेक्ट किस पे डालेगा, डीएनए पे। इफेक्ट किस पे डालेगा, डीएनए पे। लेकिन वहां पे कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में नहीं जाता। यहाँ पे बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीच में मीडिएटर की जरूरत थी। और ये जो मीडिएटर होता है इसको अपने बोलते हैं, ये जो यहाँ पे CAMP है इसको अपने बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी मैसेंजर। यानी कि क्लास का वो बच्चा जो क्लास में बैठा था और अब क्लास के अंदर से ही काम करवाएगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनते, सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है, एब्सेंट। लेकिन वहां पे हमें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। ये जो रिस्पॉन्स है ये जल्दी होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, जल्दी, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स है। लेकिन इसकी टाइम पीरियड क्या है, कम, यानी कि है तो जल्दी लेकिन टाइम पीरियड कैसा है, शॉर्ट, शॉर्ट टाइम पीरियड। दोबारा हार्मोन को बार बार अंदर आना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन में बनेगा। उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ, न्यूक्लियस इफेक्टेड नहीं होता, डायरेक्ट ये न्यूक्लियस में एंट्री नहीं लेते। नहीं लेते। उसके बाद में यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे विदाउट सेकेंडरी मैसेंजर ये अपना काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कौन करता है, CAMP, यानी कि साइक्लिक AMP, CGMP साइक्लिक GP। इसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम आयन भी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर सकती हैं। फिर यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स स्लो होता है। रिस्पॉन्स कैसा है, स्लो। बट इसकी जो टाइम पीरियड है वो कैसा होता है, लॉन्ग। लेकिन टाइम पीरियड कैसा है, लॉन्ग। यहाँ पे टाइम पीरियड यानी कि कम टाइम तक ही रहेगा, वहां पे रिस्पॉन्स लंबा रहेगा, बार बार हार्मोन को आके चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। यहाँ पे हार्मोन को बार बार आना पड़ेगा, बार बार रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। है तो क्विक लेकिन टाइम पीरियड क्या है, कम। तो ये अपना था हार्मोन की मैकेनिज्म, जिसमें सबसे पहले हार्मोन का क्लासिफिकेशन, लिपिड सोल्यूबल और लिपिड इनसोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल में आएंगे थायरोक्सिन, स्टीरॉयड हार्मोन, देन कोर्टिसोल। लिपिड इनसोल्यूबल में प्रोटीन हार्मोन, एड्रीनलिन और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन।
इसके बाद में लिपिड सोल्यूबल कैसे काम करता है, बाहर से अंदर आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड होगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जाएगा न्यूक्लियस में और डायरेक्ट डीएनए के अंदर चेंज करवा के प्रोटीन फॉर्मेशन को ही क्या कर देगा, चेंज। लेकिन हमारा जो इनसोल्यूबल है वो बाहर बैठा बैठा ही अंदर चेंज करवाएगा, बाहर से मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उनसे बाइंड होगा। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जी प्रोटीन क्या हो जाएंगे, एक्टिव। जी प्रोटीन जाएंगे और एडिनाइल साइक्लेस को क्या कर देंगे, एक्टिव। एडिनाइल साइक्लेस CAMP बनाएगा जो एज ए सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है और ये साइक्लिक AMP क्या करेगा, कुछ प्रोटीन एंजाइम्स को एक्टिव कर देगा और ये प्रोटीन एंजाइम बने हुए प्रोटीन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे और फिर क्या आएगा, रिस्पॉन्स। यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं, उधर सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनते। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था हार्मोनल एक्शन, इसको अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके सहयोग अगर बना रहा तो उम्मीद करती हूँ कि अपने अगली क्लास के अंदर फिर से मिलेंगे और ऐसे ही शॉर्ट क्लिप के साथ में जिसमें एक एक टॉपिक को अपने क्लियर करेंगे। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए और धन्यवाद, थैंक यू।